So, from now onward, we have discussed about esophagus, ठीक है, and disorders of the esophagus. ठीक, ये टॉपिक आपका हो चुका है, नहीं हुआ? नहीं हुआ, ठीक है. जीआईटी में क्या क्या हो चुका है? जीआईटी में कुछ हो चुका है पहले, इससे पहले? लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये सब कंप्लीट हो गया है. इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, ये सब अभी बचा हुआ है. So let's start with esophagus. Okay. So esophagus, we have discussed esophagus in following headings. First, for all lectures, I would use to discuss about some anatomy. ठीक है, सर्जरी में एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा मैं कोई भी टॉपिक अगर डिस्कस करते हैं तो उससे पहले a few word about anatomy, surgical anatomy of the esophagus. Then some congenital disorders of the esophagus, especially TEF, means tracheoesophageal fistula. ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन आते हैं, वो आपको केस यूजुअली नहीं मिलते क्योंकि इमरजेंसी होती, पीडियाट्रिक इमरजेंसी है, बट आपका थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है इसमें. Then some inflammatory disorders, reflux esophagitis. In reflux esophagitis, main is GERD, gastroesophageal reflux disorder. ठीक है, जो मेन टॉपिक है वो मैंने अलग कर दिए हैं. देन ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स, पैरेट्स एसोफेगस, मोटर डिसऑर्डर्स में जो आपकी मोटिलिटी डिसऑर्डर्स हैं वो सारे आते हैं, और स्पेशली उसमें क्या है, एक्लेजिया कार्डिया, स्पेशली एक्लेजिया कार्डिया. देन अदर नॉन स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द एसोफेगस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज नियोप्लाज्म्स ऑफ द एसोफेगस, इसमें बेनाइन एंड मैलिग्नेंट बोथ. क्लियर? फर्स्ट सर्जिकल एनाटॉमी. ठीक है, एज यू ऑल नो, एसोफेगस मींस क्या बोलते हैं हिंदी में एसोफेगस को? नहीं, इसमें हो जाएगा दोनों. आहार नाल. आहार नाल तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है. खाने की नली, कॉमन बोलचाल भाषा में बोलते हैं खाने की नली. ठीक है, और कोई अगर सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर के पढ़े होंगे, है कोई? नहीं है, कोई नहीं है. तो फेरिंग्स को बोलते हैं ग्रसिका, ग्रसिका, और इसोफेगस को बोलते हैं ग्रास नली, ग्रास नली. ठीक है, समझ गए? और उसके बाद नीचे स्टमक को क्या बोलते हैं? आमाशय. ठीक है, आमाशय. इसलिए बोल रहा हूं, अभी देखो मध्य प्रदेश में जैसे बताया है कि हिंदी में शुरू हो रहा है मेडिकल एजुकेशन, सारी बुक का वो हो गया, आपका रूपांतरण हो गया है हिंदी में. हमारे जो धन सिंह रावत जी हैं, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा है कि हम भी प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड में भी हम हिंदी में स्टार्ट करें. ठीक है, तो सोचो, हमारे प्रोफेसर टीसी गोयल सर थे, उन्होंने हिंदी में किताब लिखी हुई है पूरी सर्जरी की. ठीक है, तो पूरी किताब हिंदी में लिखी हुई है. ठीक है, तो फर्स्ट सर्जिकल एनाटॉमी. सर्जिकल एनाटॉमी वाइज, एज यू ऑल नो, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब. ठीक है, कहां से कहां तक जोड़ती है? ज्वाइनिंग फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक. ठीक, फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ती है. अबाउट 25 सेंटीमीटर मस्कुलर ट्यूब, एक्सटेंड फ्रॉम C6 टू T11 वर्टिब्रा. ठीक है, C6 टू T11 वर्टिब्रा. बिगिंस फ्रॉम, कहां से हम मानते हैं इसको? 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसाइजर. तो 25 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ होती है, 15 सेंटीमीटर अपर इंसाइजर के, तो टोटल जो लेंथ होती है 25 प्लस 15 इज 40 सेंटीमीटर. इसलिए जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम बता रहे हैं कि जब हम राइस ट्यूब डालते हैं, एनजी ट्यूब डालते हैं एडल्ट में, तो हम कहते हैं कि जो पहला मार्क 40 सेंटीमीटर कब आता है? जब गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन को क्रॉस कर गए, तब हम बोलते हैं कि 40 सेंटीमीटर क्रॉस कर गए. ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर ऐसे ही आता ही है कि 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली उसकी लंबाई हो गई, और 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर इंसाइजर. ठीक है, चाहे हम नाक से लें या अपर इंसाइजर, दोनों सेम डिस्टेंस होती है. इट हैज गॉट 3 पार्ट्स, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल. ठीक है, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल पार्ट. सर्वाइकल, फर्स्ट सर्वाइकल,
सर्वाइकल कहां से कहां तक होती है? अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम C6 to T1, मींस फ्रॉम द क्रिकॉइड कार्टिलेज टू द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज टू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। एंड मेनली कहां पर लाई करती है? ट्रेकिया के पीछे एंड लेफ्ट साइड में। सो लेफ्ट पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब भी हम इसोफेगस की सर्जरी के लिए जाते हैं तो अप्रोच कहां से करेंगे? नेक में जो इंसिजन देंगे वो कहां पर देंगे? मेनली लेफ्ट साइड। ठीक है, मेनली लेफ्ट साइड में इंसिजन देंगे। देन सेकेंड इज थोरेसिक, जो सबसे लंबा पोर्शन होता है, अबाउट 16 to 18 सेंटीमीटर, एक्सटेंड फ्रॉम T1 to T10/11, वर्टिब्रल बॉडी, लोकेटेड सुपीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम। ठीक है, कहां होती है? सुपीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर, क्योंकि जो इंफीरियर मीडियास्टाइनम होता है वो तीन में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम। ठीक है, सुपीरियर मीडियास्टाइनम में जो मेन की स्ट्रक्चर क्या होती है? एओर्टिक आर्च। ठीक, एओर्टिक आर्च जो कि लेफ्ट साइड में लाई करती है। इसलिए जब हम सुपीरियर मीडियास्टाइनम में अगर हमें इसोफेगस को अप्रोच करना है तो किधर से जाएंगे? हम राइट साइड से जाएंगे टू अवॉइड इंजरी टू द एओर्टिक आर्च, और हमें एक्सपोजर भी बढ़िया मिल जाएगा। पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में मेनली राइट साइड में आपकी वेनस स्ट्रक्चर होती है, लेफ्ट साइड में आर्टेरियल स्ट्रक्चर होती है। तो अगर पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में इसोफेगस को जाना है तो हम चाहे राइट से जाएं या लेफ्ट से जाएं, किसी भी अप्रोच से जा सकते हैं, बट मेनली लेफ्ट थोरेकोटॉमी से भी जाते हैं। ठीक है, देन एब्डोमिनल यूजुअली, जो कि एब्डोमेन के जो आपका डायफ्राम में जो ओपनिंग होगी उसके नीचे वाला हो गया, और यहीं पर जो थोड़ी बहुत पेरिटोनियम होती है वो इसी जगह पर होती है, मेनली एंटीरियर पार्ट ऑफ द इसोफेगस। ठीक है, जो जंक्शन होता है इसोफेगस और स्टमक का वो मेनली स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहां पर होगा? इसोफेगस का, और स्टमक का कॉलमनर। नाउ कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्या होता है? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर जिसको बोलते हैं। देयर इज ए स्फिंक्टर एट द कार्डियक ऑरिफिस। ये क्या परमिट करता है? यूजुअली यूनिलेटरल मूवमेंट फ्रॉम बोलस जो होता है ऊपर से नीचे जाता है, बट जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में गैस्ट्रिक कंटेंट के जो एस्पिरेट होता है उसको अवॉइड करता है। क्यों अवॉइड करता है? बिकॉज ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स लाइक एंगल ऑफ फिश। एंगल ऑफ फिश क्या होता है? जिस एंगल से इसोफेगस स्टमक में एंटर करती है, एंगल ऑफ फिश हो गया। देन पिंच कॉर्क एक्शन ऑफ द डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम भी आप जानते हैं क्या होता है? मसल का ही बना होता है डायफ्राम, तो उसका पिंच कॉर्क एक्शन होता है। देन फ्रिंको इसोफेजियल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड लास्ट इज स्लिंग ऑफ ऑब्लिक फाइबर्स। स्टमक के ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं, ये ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं, उसमें इसोफेगस घुसती है। तो ये सारे जो चीज होती हैं, चारों चीजें ये अवॉइड करती हैं कि गैस्ट्रिक कंटेंट इसोफेगस में ना जाए। ठीक है, इन्हीं में से अगर किसी में कोई पैथोलॉजी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? कंटेंट जाने लगेंगे, फिर वही रिफ्लक्स डिसऑर्डर जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी। हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी में जानते हैं कि पूरा ये स्केलेटल मसल होता है। अपर थर्ड टू जो लोअर टू थर्ड होता है वो स्मूथ मसल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, और कोई भी सीरोजा नहीं होती है एक्सेप्ट द लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस, जो इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट होता है इसोफेगस का, वहीं पर केवल एंटेलिपेरिटोनियम होती है। अदरवाइज होल इसोफेगस इज डिवॉइड ऑफ सीरोजा। दैट्स व्हाई जो इसोफेजियल मैलिग्नेंसी होती है वो जब डायग्नोज होती है, क्योंकि मेन जो प्रेजेंटेशन होता है इसोफेगस की क्या होता है? थोरेसिक कैविटी में होता है, तो कोई ऐसा एग्जामिनेशन में कोई फाइंडिंग मिलती नहीं है, मेनली सिम्टम्स ही होंगे। ठीक है, तो जब प्रेजेंट करता है यूजुअली लेट स्टेज में प्रेजेंट करता है, जब फैल चुका होता है बाहर, क्योंकि एक जो प्रोटेक्शन लेयर है एक तरीके से पेरिटोनियम की वो नहीं होती है। ठीक है, और म्यूकोजा में बता ही चुका हूं आपकी मेनली कौन सी होती है? नॉन केराटिनाइजिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ब्लड सप्लाई सप्लाइड बाय जहां जहां पर इसोफेगस होती है अपनी वहां से सप्लाई ले लेती है। ठीक है, जैसे कि नेक में हुआ तो नेक में सुपीरियर इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से ब्रांचेज आ गए, उन्होंने सप्लाई कर दिया। जब आपका थोरैक्स में आई तो थोरैक्स में एओर्टिक जो आर्च है वहां से निकल गई, या थोरेसिक एओर्टा से कुछ ब्रांचेस निकल गई, उन्होंने सप्लाई कर दिया। जब नीचे इसोफेगस अपना इंट्रापेरिटोनियल आ गई लोअर एंड पे, वहां पर जो स्टमक की सप्लाई है लेफ्ट गैस्ट्रिक, वहां से उन्होंने ब्रांचेज भेज दी। तो जहां जहां पर है तो इसलिए रिच सप्लाई होती है उसकी, जहां जहां पर है वहीं से अपनी सप्लाई ले लेती है। और सेम वेनस ड्रेनेज होता है हर जगह पर। ठीक है, नेक में
सुप्रा इंफ्राक्लेविकुलर, उसके बाद जो वेनस ड्रेनेज, जहां जहां पर है वहीं पे वेनस ड्रेनेज हो जाएगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो जो पोर्शन होगा वहां पर लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाएगा। जैसे नेक में हो गया तो सुप्राक्लेविकुलर हो गया, देन आपका ट्रेकियोब्रोंकियल हो गया, उसके बाद नीचे जब आएंगे लोअर इसोफेगस में तो सिलियक एक्सिस हो गई या लेफ्ट गैस्ट्रिक अलोंग जो लिम्फ नोड्स होंगी वहां पर ड्रेनेज होगा इनका। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ मेलिग्नेंसी। जब मेलिग्नेंसी हम डील करते हैं किस पोर्शन की मेलिग्नेंसी है, अगर लोअर एंड की मेलिग्नेंसी है तो हमें कौन कौन से लिम्फ नोड निकालने पड़ेंगे, तो हमें नीचे लेफ्ट गैस्ट्रिक और सिलियक के भी लिम्फ नोड निकालने पड़ेंगे। अगर मिडिल की है तो अलॉन्ग विद जो इसोफेगस जितने लिम्फ नोड्स है वो निकालने पड़ेंगे, जो ड्रेनेज एरिया वो लिम्फ नोड हमें निकालना पड़ेगा। नर्व सप्लाई अगेन जानते हैं पूरी बाउल में सब म्यूकोजल एंड इंट्रामस्कुलर होता है, ठीक है। अर्वेक्स प्लेक्सस, मेजनस प्लेक्सस, और जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है वो होती है मेनली वेगस की, ठीक है। नाउ कम्स टू दिस फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी में मेनली क्या किसमें आपका पार्टिसिपेट करता है इसोफेगस? फूड बोलस को कहां से, ओरोफेरिंक्स से स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। फूड बोलस को ओरोफेरिंक्स से स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो वॉलंटरी, ऊपर वाला तो वॉलंटरी होता है, जैसे हमने मेस्टिकेशन के बाद वो कहां गया आपका अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर से इसोफेगस में आ गया। यहां से सब इनवॉलंटरी स्टार्ट हो जाता है, अपर इसोफेजियल रिलैक्सेशन, देन पेरिस्टालसिस, एंड आफ्टर दैट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन, एंड आफ्टर दैट द फूड बोलस कम्स टू द इन स्टमक। क्लियर? ये सब पुरानी चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, वही सब है। अभी तक जो हमने बात की थी सर्जिकल एनाटॉमी की बात की थी, ठीक है। नाउ कम्स टू द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द इसोफेगस। फंक्शनल एनाटॉमी, फंक्शनल वाइज हम इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसोफेजियल बॉडी, एज वेल एज लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। एनाटॉमिकली हमने किसमें डिवाइड किया था? सर्वाइकल इसोफेगस, थोरेसिक, एज वेल एज इंट्राएब्डोमिनल, ठीक है। स्फिंक्टर जो होते हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा डिटेल बता रहे हैं कि स्फिंक्टर जो मेनली स्पेशली लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि दो चीजों से, क्या क्या? एक तो जीआरडी जहां पर प्रेशर कम हो जा रहा, एक एक्लेजिया जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जो हमारी डिसऑर्डर्स होते हैं इसोफेगस के वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं मैं। तो जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ये फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है, अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, विद प्रेशर जोन इसकी अबाउट 20 to 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है। 4 एनाटॉमिकल पॉइंट होते हैं जो कि बताते हैं कि ये लोअर इसोफेजियल गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन आ गया है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर आ गया है। क्या क्या? उसमें से 2 एंडोस्कोपिक होते हैं जो कि एंडोस्कोपी से दिखते हैं, और 2 एनाटॉमिकल होते हैं जो कि आप बाहर से देख सकते हैं। क्लियर? एंडोस्कोपिकली क्या होता है? एंडोस्कोपिकली फर्स्ट इज स्क्वेमो कॉलमनर एपिथेलियल जंक्शन, स्क्वेमो कॉलमनर एपिथेलियल जंक्शन आल्सो नोन एज जेड लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इसोफेगस की लाइनिंग होती है वो कौन सी होती है? स्क्वेमस। जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो कौन सी होती है? कॉलमनर। इन सम केसेस यही जेड लाइन जो हम एंडोस्कोपी करते हैं, जब जीआरडी बताएंगे तो ये जेड लाइन क्या होगा? ये जेड लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स इसोफेगस। क्यों? क्योंकि जो लोअर जो म्यूकोजा है इसोफेगस की वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगी? गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, ठीक है। गैस्ट्रिक म्यूकोजा में कन्वर्ट, तो यही जेड लाइन किसमें ऊपर शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स इसोफेगस। क्लियर? एक्सटर्न। और दूसरा क्या होता है? ट्रांजिशन ऑफ स्मूथ लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस, और जैसे स्टमक में पहुंचते हैं तो रूगल फोल्ड्स उसके आ जाते हैं। तो एक ये ट्रांजिशन होता है फ्रॉम स्मूथ टू द इर्रेगुलर रूगल फोल्ड। क्लियर? एंड एक्सटर्नली एक होता है कॉलर ऑफ हेल्विशियस। इसमें क्या होता है कि जो सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं इसोफेगस के वो ज्वाइन करते हैं ऑब्लिक फाइबर्स ऑफ द स्टमक, जो एंगल ऑफ फेस मैंने बताया था उस समय, ठीक है, जिस एंगल में घुसते हैं ऑब्लिक फाइबर्स। एंड सेकंड इज गैस्ट्रोइसोफेजियल फैट पैड, गैस्ट्रोइसोफेजियल फैट पैड कंसिस्टेंट विद जीईजे। सेम जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल फैट पैड है, ऐसे ही एक होता है जब हम हर्नियल सैक को आइडेंटिफाई करते हैं। इन इंग्वाइनल हर्निया जब नेक तक पहुंचते हैं तो नेक तक पहुंचने के लिए हम क्या 2 स्ट्रक्चर होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं? हर्निया पढ़ा दिया गया? नहीं हो गया? इंग्वाइनल हर्निया हो गया नहीं हो गया? बताओ ना, हाँ या ना बताओ। हो गया। ऑपरेटिव हर्निया हुआ नहीं हुआ? हर्निया के ऑपरेशंस ऑपरेटिव भी पढ़ाया जाता है ना आपका, तो ऑपरेटिव हर्निया हो गया।
इन ऑपरेटिव हर्निया कहते हैं कि हर्नियल सैक को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उसको आइसोलेट करते हैं, उसको डिसेक्ट करते हैं। कहां तक डिसेक्ट करते हैं? एट डीप इंग्वाइनल रिंग तक डिसेक्ट करते हैं उसको, ठीक। तो कैसे हम पहचानते हैं कि हम डीप इंग्वाइनल रिंग पे आ गए हैं? कैसे पहचानेंगे आप? वो दो चीजों से पहचानते हैं। एक तो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल के पल्सेशन, ठीक है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल के पल्सेशन अगर आ गए हैं जहां पर वो डीप इंग्वाइनल रिंग पे आ गए हैं, चाहे वो लेटरल हो या मीडियल हो। अगर इनडायरेक्ट हर्निया होगा तो पल्सेशन मीडियल मिलेंगे सैक के, अगर डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा तो पल्सेशन लेटरल मिलेंगे सैक के। और दूसरा जो होता है वो होता है येलो पैड ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, कि वहां पर आपका येलो पैड ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट आ जाता है। जब ये आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हम नेक तक पहुंच गए हैं, अब हमें आगे डिसेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर? सेम यहां पर ये होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल फैट पैड। नाउ कम्स टू द एनाटॉमिकल नैरोइंग। जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल नैरोइंग होती है इसोफेगस में, 3 होती हैं। कौन कौन सी? द फर्स्ट इज एट द क्रिकोफेरिंजियस मसल, जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर मान के चलो मोटा मोटा, क्रिकोफेरिंजियस मसल अबाउट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसाइजर, इट इज द नैरोएस्ट पॉइंट, ठीक है, नैरोएस्ट पॉइंट। यहीं पर जो जीआईटी को बोलते हैं, कहते हैं कि यहां से अगर एक बार फॉरेन बॉडी निकल जाती है तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो आगे भी पास हो सकती है, आगे भी पास हो सकती है। यहां पर जो मोस्ट कॉमन जो साइट होती है किस चीज के लिए होती है? फॉरेन बॉडी लॉजमेंट। मतलब यहां पर जो कोई फॉरेन बॉडी बच्चा ले लेता है तो यहीं पर फंसने का सबसे पहला वो होता है। द सेकेंड इज ब्रांको एओर्टिक कॉन्स्ट्रिक्शन अबाउट 25 सेंटीमीटर। और ये कहां पर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? ये इंपॉर्टेंट होती है मेनली जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो एंडोस्कोपी में परफोरेशन के चांसेस यहीं पर ज्यादा होते हैं। इसीलिए ड्यूरिंग एंडोस्कोपी कहा जाता है कि जब अबाउट 20-25% आप पास हो गए हैं तो कॉशियसली डालिए आगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको एक कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा जो कि परफोरेशन के चांसेस करेगा। एंड द थर्ड इज जहां पर आपका डायफ्राम के क्रॉस कर रहा है वो होता है। और वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि वहां पर रिटेनिंग होती है कंटेंट्स की, फूड कंटेंट्स की, एंड ये जो म्यूकोजा चेंज होती है मैलिग्नेंसी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वहां पर। तो पहला कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर फॉरेन बॉडी, सेकेंड फॉर परफोरेशन, एंड थर्ड फॉर मैलिग्नेंसी। और 3 चूंकि कॉन्स्ट्रिक्शन हुए हैं तो इन 3 कॉन्स्ट्रिक्शन बीच में 2 डायलिटेशन हो जाएंगे, एक सुपीरियर डायलिटेशन और इंफीरियर डायलिटेशन। एंड नॉर्मल डायमीटर जो इसोफेगस का होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये तो इन शॉर्ट अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द इसोफेगस, ठीक है, क्योंकि कुछ जब हम आगे डिजीज डिस्कस करेंगे तो उसमें आपके ये काम आएंगे। नाउ इसोफेजियल जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो इवेल्युएट कैसे करते हैं, ठीक है। कॉमन सिम्टम क्या होता है किसी भी इसोफेजियल डिसऑर्डर का? किस फेज का? ठीक है, मेनली डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है, यही होता है। चूंकि ये पूरे का पूरा नेक और थोरैक्स में होता है तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको कोई फाइंडिंग ज्यादा नहीं मिलती है, अपार्ट दैट कि आपका जैसे लिम्फ नोडल इनलार्जमेंट हो जाए नेक में, वो आपको पैल्पेट हो जाए। अदरवाइज फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई फाइंडिंग नहीं मिलती है। तो टोटली जो बेस्ड होता है वो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या जो और भी जो जांचें होती हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है, जो हम इनकी बीमारियों को डायग्नोज करते हैं, ठीक। तो क्या क्या होती है? जैसे कि प्लेन एक्सरे चेस्ट एंड नेक, ठीक, ये किस लिए देखते हैं? मेनली फॉरेन बॉडी, ठीक है, मेनली फॉरेन बॉडी के लिए, ठीक, मेनली फॉरेन बॉडी। दूसरा जो एक TEF बताएंगे अभी, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, तो उसमें हम ट्यूब डाल के चेक कर लेते हैं कहां तक हमारी ट्यूब पहुंच रही है, ठीक है। देन कंट्रास्ट स्टडी, कंट्रास्ट में मेनली बेरियम स्वालो। बेरियम स्वालो में क्या देखते हैं? मैलिग्नेंसी के लिए हो सकता है, एक्लेजिया के लिए हो सकता है, ठीक है, कुछ साइंस होते हैं, बर्ड वीक अपीयरेंस या रेड टेल डिफॉर्मिटी, ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। या डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म है, उसमें नेट क्रैकर इसोफेगस मिलती है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज UGIE, अपर GI एंडोस्कोपी, ठीक है। ये लगभग हर इसोफेगस डिसऑर्डर में ये हम लोग ऑर्डर करते हैं कि ये एक एंडोस्कोपी कराइए। तो इसमें आपको इरोजन, अल्सरेशन, स्ट्रक्चर, मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर, बायोप्सी ले सकते हैं आप, इसमें कुछ थेरेप्यूटिक काम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपकी अपर GI एंडोस्कोपी में आ जाती है। देन 24 आवर्स pH मॉनिटरिंग, ठीक है। ये क्यों किसमें इंपॉर्टेंट होता है? मेनली GERD केस में, जहां पर आपका pH का अल्टरेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, जो गैस्ट्रिक जूसेस आपके आ गए हैं इसोफेगस में ड्यू टू रिफ्लक्स। क्लियर?
देन मैनोमेट्रिक स्टडीज, मैनोमेट्रिक स्टडीज क्यों कब इंपॉर्टेंट होती है? मेनली एक्लेजिया के केसेस में या डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म केसेस में, मतलब मेनली जो मोटर डिसऑर्डर होते हैं, मोटिलिटी डिसऑर्डर होते हैं, उसमें आपके मैनोमेट्रिक स्टडीज काम आते हैं। फिर सीसीटी एब्डोमेन, ठीक है, सीसीटी एब्डोमेन मेनली इन केस ऑफ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स, ठीक है। वो हमें ये देखना है कि कितना इन्वॉल्वमेंट है इसोफेगस में, बाहर नोडल इन्वॉल्वमेंट कितना है, और थोरेक्स अगर हम नेक का कर रहे हैं या थोरेक्स कर रहे हैं या पर एब्डोमेन कर रहे हैं कि और कहीं पर कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, या लंग में कोई मेटास्टेसिस तो नहीं है, ये सब सारी चीजें सीसीटी में दे सकते हैं। फिर ईयूएस, ईयूएस मींस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, अगेन टू नो द इन्वेजन, कहां तक इन्वेट किया हुआ है, किस लेयर तक इन्वेट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यूएस जो नियर बाई स्ट्रक्चर में यूएस ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू सीसीटी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज डीएल, डीएल मींस डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, कि अगर लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस में कोई पैथोलॉजी है तो वो आप डायरेक्ट लेप्रोस्कोप डाल के उसको देख सकते हैं। क्लियर? तो ये आप इसमें इसोफेजियल डिसऑर्डर्स को इवेल्युएट कर लेते हैं। नाउ कम्स टू द कंजेनाइटल एनोमलीज, ठीक, फर्स्ट कंजेनाइटल एनोमली, इसके बाद एक एक करके हम लोग लेते रहेंगे। कौन कौन सी कंजेनाइटल एनोमली इंपॉर्टेंट होती है इसमें? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इसोफेजियल एट्रीजिया विद और विदाउट ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है, विद और विदाउट ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अदर क्या क्या है, लेरिंजो ट्रेकियो इसोफेजियल क्लेफ्ट हो सकता है, कंजेनाइटल स्टेनोसिस हो सकती है, इसोफेजियल डुप्लीकेशन हो सकता है, वेस्कुलर रिंग्स, कंजेनाइटल वेफ्स, ठीक है, ये आगे अदर कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं, बट मेनली डिस्कस अबाउट ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, जिसमें आपका क्वेश्चन भी आता है। नाउ कम्स टू द इसोफेजियल एट्रीजिया एंड ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ड्यूरिंग डेवलपमेंटल फेज वेरियस कंजेनाइटल एनोमली may occur associated with either esophagus or in conjunction with trachea, क्योंकि आप जानते हैं दोनों की डेवलपमेंट कहां से होता है, फोरगट से, ठीक है, अलग अलग क्लेफ्ट बन गए, आगे ट्रेकिया बन गई, पीछे इसोफेगस बन गया। क्लियर? तो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला इज मेनली कंजेनाइटल, कैन बी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड कहां पर होगा, एक्वायर्ड ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला कहां पर होगा, कहां पर एक्वायर्ड होगा, आफ्टर ट्रेकियोस्टमी। व्हाई आफ्टर ट्रेकियोस्टमी? कहां पर हो सकता है, सोच के बताओ, सिंपल का है तो इसमें हाइड्रोजेनिक हो सकता है, अगर ट्रॉमा हो गया, आपने एंडोस्कोपी कर रहे हैं या ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, ट्रॉमा हो गया, ठीक है, या मैलिग्नेंट डिसऑर्डर आइदर फ्रॉम ब्रोंकस और फ्रॉम इसोफेगस, नेवर स्ट्रक्चर है, उसने इसोफेगस को उसने इन्वॉल्व कर लिया, ट्रेकिया को भी फिस्टुला बन गया दोनों के बीच में। क्लियर? क्लियर है? तो मैलिग्नेंसी में भी आपका एक्वायर्ड फिस्टुला हो सकता है, बट यहां पर हम लोग जो मेन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कंजेनाइटल। तो इट इज ए कंजेनाइटल कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रेकिया एंड इसोफेगस विद और विदाउट एब्सेंस ऑफ मिड इसोफेगस। मींस फिस्टुला क्या है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में। जो मिड पोर्शन मींस एट्रीजिया जो वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, उसी के हिसाब से इसके टाइप्स होते हैं, टीईएफ के टाइप्स होते हैं, ठीक। इंसिडेंस इज 1 in 3570 to 4500 बस। अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दीज फिस्टुलास, इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस क्लासिफिकेशन। क्या क्या होता है ये क्लासिफिकेशन ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें मेनली आपका क्लासिफिकेशन पे ही क्वेश्चन आता है। टाइप 5 टाइप का होता है मेनली, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। टाइप 1 इज जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है इसोफेजियल एट्रीजिया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, मेनली डिस्टल। डिस्टल क्या होता है अभी हम आगे बताएंगे कि जो डिस्टल इसोफेगस एंड होता है वो ट्रेकिया से जुड़ जाता है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होता है, रेंज अबाउट इंसिडेंस 85 to 87%। ये जो ग्रॉस क्लासिफिकेशन होता है, ग्रॉस क्लासिफिकेशन अलग से चलता है, ठीक है, तो ये ग्रॉस टाइप सी बोलते हैं इसको, ग्रॉस टाइप सी। अभी कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, आगे अभी जब ग्रॉस बताएंगे, ठीक है, तब आप समझ जाएंगे क्या क्या कैसे होता है। द सेकेंड इज इसोफेजियल एट्रीजिया विदाउट टीईएफ,
मींस एट्रीजिया हुआ लेकिन कोई भी फिस्टुला नहीं है, कोई भी फिस्टुला नहीं है। ये ग्रॉस टाइप ए होता है। थर्ड इज फिस्टुला विदाउट एट्रीजिया, मींस फिस्टुला है, दोनों में फिस्टुलस कम्युनिकेशन है लेकिन कोई एट्रीजिया नहीं है, ल्यूमेन पेटेंट है एसोफेगस का। ये 4 to 5% टाइप ग्रॉस टाइप ई। द फोर्थ इज इसोफेजियल एट्रीजिया विद प्रॉक्सिमल टीईएफ। जो नॉर्मल मैंने बताया जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है डिस्टल टीईएफ की डिस्टल एंड ऑफ द इसोफेगस जो होता है वो ट्रेके से जुड़ा होता है। इसमें क्या है कि डिस्टल एंड बंद होता है, प्रॉक्सिमल एंड जुड़ा होता है, ठीक है, ग्रॉस टाइप बी। और इसोफेजियल एट्रीजिया विद डबल टीईएफ, मतलब ऊपर वाला भी जुड़ा है और नीचे वाला भी जुड़ा है, ये हो गया ग्रॉस टाइप डी, ठीक है। तो ये 5 टाइप का होता है, ठीक है। क्या क्या होते हैं अब 5 मेन कैटेगरीज। ये है डिस्टल टीईएफ, इसोफेजियल एट्रीजिया विद डिस्टल टीईएफ। इसमें क्या है, इसमें देखो एक तो एट्रिटिक सेगमेंट है बीच में, ऊपर वाला बंद है ल्यूमेन, नीचे वाला कम्युनिकेट कर रहा है और बीच में इसोफेगस नहीं, मिड पोर्शन एब्सेंटेड इसोफेगस का, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन वेराइटी होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन वेराइटी होती है ये ग्रॉस टाइप क्या बताया था मैंने, सी, ठीक है, ग्रॉस टाइप सी। सेकेंड, एट्रीजिया है लेकिन कोई टीईएफ नहीं है, कोई फिस्टुलस कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। मिड पोर्शन एब्सेंट है एसोफेगस का, ऊपर का अपर वो है, नीचे लोअर है, बंद है दोनों, और ट्रेकिया अलग है, कोई भी फिस्टुला नहीं है। थर्ड, फिस्टुला है लेकिन कोई एट्रीजिया नहीं है, दोनों ल्यूमेन पेटेंट है। देखो उसको, एसोफेगस का भी पीछे ल्यूमेन पेटेंट है, ट्रेकिया तो है ही है, और दोनों में फिस्टुलस कम्युनिकेशन है। सो टीईएफ विदाउट एट्रीजिया, ठीक है, विदाउट एट्रीजिया। फिर प्रॉक्सिमल, फिर क्या है, प्रॉक्सिमल, ऊपर वाला जुड़ा है एंड, ठीक है, नीचे वाला बंद है, ठीक। और फिर क्या है, दोनों एंड, ऊपर वाला भी जुड़ा है, डबल टीईएफ जिसको बोलते हैं ना, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टीईएफ, एट्रीजिया एंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टीईएफ, क्लियर। तो ये 5 वेरिएंट होते हैं। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, एट्रीजिया विद डिस्टल टीईएफ। अब ग्रॉस क्लासिफिकेशन क्या कहता है, ग्रॉस क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, अगर हम अलग से याद करते हैं। टाइप ए मींस केवल एट्रीजिया, ठीक है, कोई फिस्टुला नहीं, ठीक है, टाइप ए केवल एट्रीजिया, कोई फिस्टुला नहीं। बी सी डी फिस्टुला, बी में प्रॉक्सिमल, डी में, सी में डिस्टल, और डी में दोनों, बी सी डी, ठीक है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल और दोनों। और टाइप ई, टाइप ई में क्या है, कोई एट्रीजिया नहीं है, फिस्टुला है, इसको टाइप एच भी बोलते हैं, एच टाइप, क्योंकि एच बन गया ना पूरा, ये कम्युनिकेशन है लेकिन कोई भी एट्रीजिया नहीं है। तो ये ऐसे याद करेंगे तो सिंपल है बिल्कुल। टाइप ए एट्रीजिया, नो फिस्टुला, बी सी डी फिस्टुला के साथ है, बी में प्रॉक्सिमल, सी में डिस्टल और डी में दोनों, बी सी डी। ई में फिस्टुला है लेकिन कोई एट्रीजिया नहीं है, क्लियर है ग्रॉस क्लासिफिकेशन, ठीक। बट मोस्ट कॉमन इज ग्रॉस टाइप सी, ग्रॉस टाइप सी। नाउ कैसे क्लिनिकली प्रेजेंट करते हैं, तो एज यू ऑल नो ये बच्चे ही होंगे, ठीक है, न्यूबॉर्न होंगे, ठीक है। कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, अगर फिस्टुला होगा अपर एंड, मतलब हम इसमें जो प्रेजेंटेशन बता रहे हैं वो कौन सा वाला बता रहे हैं, टाइप सी वाला, ठीक है, टाइप सी वाला, ग्रॉस टाइप सी। तो उसमें क्या होगा कि ऊपर वाला एंड तो बंद है और नीचे वाला कम्युनिकेशन है फिस्टुलस, ठीक। तो ऊपर वाला जब एंड बंद है तो क्या होगा, जितना भी हमारा सलाइवा है वो नीचे जा ही नहीं रहा है, वो कहाँ है, इसोफेगस में जितना पाउच अपर वाला वो होगा पोर्शन वहां पर इकट्ठा हो गया, उसके बाद बाहर निकलता रहेगा पूरा। तो और एक्सेसिव सलाइवेशन होगा पेशेंट में, साइनोसिस हो सकती है क्योंकि डिस्टल कम्युनिकेशन हो सकता है, प्रॉक्सिमल कम्युनिकेशन एस्पिरेट कर गया। देन विद और विदाउट फीडिंग, अगर खाना दिया आपने उसको,
ठीक, अगर बंद है तो दिया उलट जाएगा, लेकिन अगर मान लो प्रॉक्सिमल वाला फिस्टुला है, फिर जुड़ा हुआ है ट्रेकिया से, तो जैसे ही उसको कुछ दूध पिलाओगे तो क्या होगा, वो लंग्स में चला जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, साइनोसिस हो जाएगी।